हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हम कर रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स की आपने सारी वीडियोस आई थिंक देख ली होंगी। अभी हमारे एक दो टॉपिक बचे हैं और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि मैम ऑर्गेनिक कब स्टार्ट करोगे, ऑर्गेनिक कब स्टार्ट करोगे। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स के बाद हमारी फिजिकल कंप्लीट हो जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद हम ऑर्गेनिक ही स्टार्ट करेंगे, हम इनऑर्गेनिक को बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में क्या चल रहा है बेटा, हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और वहां पर ऑर्गेनिक का चैप्टर आ रहे हैं आपके सिलेबस के अंदर। तो आपको रिवीजन के लिए, आपको चीज़ों को समझने के लिए वीडियो की ज़रूरत तो होगी। तो हम आपके लिए लेकर आएंगे ऑर्गेनिक की वीडियो, फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन, बहुत ही जल्दी। उससे पहले हम कंप्लीट करेंगे अपना बचा हुआ केमिकल काइनेटिक्स का पोर्शन। लास्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, राइट। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हमने ग्राफ की भी बात करी थी, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और जब हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि वहां पर के यानी कि रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करते हैं, एंड दैट इज T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, ठीक है, R यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, या फिर आप कह सकते हो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। दिस इज द रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम यूज करते हैं। अगर उसके लिए आपको रेट कांस्टेंट निकालना है या टाइम निकालना है तो आप इस इक्वेशन को यूज करोगे। एक और मैंने इक्वेशन बताई थी कि अगर आपको वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है a अपॉन a माइनस एक्स हम यूज करेंगे, ठीक है। A इज अ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, A इज अ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और X जितना उसमें से डिसोसिएट हो गया, जितना उसमें से खत्म हो गया है, तो बचा हुआ हो गया A माइनस एक्स, राइट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये हमने फॉर्मूलों की बात की थी। लेकिन उसी के साथ अगर आप गैसियस फेज रिएक्शन है, आपके पास कोई रिएक्शन है जो गैसियस फेज में हो रही है ना, उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को कैसे यूज किया जाएगा उसको डिस्कस करते हैं हम आज की अपनी क्लास में। तो गैसियस फेज रिएक्शन के लिए हम क्या लिख रहे हैं, गैसियस, ओके, गैसियस फेज रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं हम। तो एक सिंपल सी इक्वेशन जैसे देखते हैं कि कोई गैस है A और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। मान लो एक प्रोडक्ट B है हमारे पास और एक प्रोडक्ट हमारे पास C है, ऑल आर इन गैसियस फेज। अब जब ये रिएक्शन गैसियस स्टेट में है तो यहाँ पर चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की बजाय हम चेंज ऑफ प्रेशर को देखेंगे। हम क्या देखेंगे, चेंज ऑफ प्रेशर को देखेंगे। मान लो T इज इक्वल टू 0 है, T इज इक्वल टू 0 है तो वहां पर सिर्फ रिएक्टेंट होगा, और अगर सिर्फ रिएक्टेंट होगा यानी कि सिर्फ A गैस होगी तो सिर्फ उसी का ही प्रेशर होगा। हम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। डाल्टन्स का आपने लॉ पढ़ा है, हमने वो डिटेल में डिस्कस किया है क्लास 11th में। तो मान लीजिए इसका PI, I फॉर इनिशियल, PI ATM, ATM एक यूनिट है प्रेशर की। हमने कहा कि इसका इनिशियल प्रेशर ये है, राइट। अभी प्रोडक्ट तो बना ही नहीं, जब प्रोडक्ट गैस है ही नहीं, जब प्रोडक्ट बना ही नहीं, कोई गैस वहां बनी नहीं प्रोडक्ट में, तो उसके प्रेशर को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये 0 है और ये 0 है। लेकिन आफ्टर टाइम t, व्हेन t इज इक्वल टू t है, आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर गैस का कुछ प्रेशर आया। मान लो ये x ATM है और ये भी x ATM है, तो ये कितना बचा होगा, ये कितना बचा होगा, P माइनस एक्स ATM बचा होगा। भाई इट इज अ इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड इट इज अ फाइनल पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट टाइम t, राइट। और ये फाइनल, ये x क्या है, इतना इसमें से टूट गया, इतना इसमें से प्रोडक्ट बन गया, और प्रोडक्ट क्या बना, जितना प्रोडक्ट बना उतना ही तो इसमें से गया होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, ओके। अब अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं, अगर ये रिएक्शन, जब ये रिएक्शन किसी कंटेनर के अंदर होगी तो इसके अंदर A भी है, B भी है और C भी है प्रेजेंट एट टाइम t, तीनों प्रेजेंट है, तो इसका भी प्रेशर प्रेजेंट है PI माइनस एक्स, इसका भी x और इसका भी x। तो मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो P टोटल बेटा क्या होगा, P टोटल होने वाला है P माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो पीटी क्या हो जाएगा, पीआई प्लस एक्स हो जाएगा। बोलो टोटल प्रेशर समझ में आ गया, टोटल प्रेशर की वैल्यू निकल गई। ठीक है, यहां से मैं अगर x की वैल्यू निकालूं, यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं तो टोटल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, दिस इज द वैल्यू। देखो क्वेश्चन पे में कौन सी इक्वेशन लगानी है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अपनी इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करना है, ये डिपेंड करता है कि आपको न्यूमेरिकल में पूछा क्या है। अगर न्यूमेरिकल में सीधा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दी, फाइनल दे दी, तो आपने ये लगा दिया। अगर न्यूमेरिकल के अंदर ये बोल दिया कि भाई टी टाइम पे इतना डिसोसिएट हो रहा है, तो आप इतनी ये वाली इक्वेशन लगाओगे। अगर वहां प्रेशर दे रखा है, आपको इनिशियल प्रेशर पता है और फाइनल प्रेशर पता है, तो आप क्या करोगे, बस यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर लग दोगे। लेकिन अगर वहां पे ऐसा नहीं दे रखा, वहां पे टोटल प्रेशर दे रखा है, क्लियर हो रही है मेरी बात, टोटल प्रेशर दे रखा है और एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कौन सी इक्वेशन आपको लगानी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात करूं, ए का पार्शियल प्रेशर बेटा क्या है, ए का पार्शियल प्रेशर एट टाइम टी पे क्या है, पी आई माइनस एक्स है। अब ये जो एक्स की वैल्यू है, जो ये एक्स की वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पे हम इसको पुट करें तो क्या आएगी वैल्यू, पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई। बोलो क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा। एक्स की वैल्यू को हमने यहां पर क्या कर दिया बेटा, रख दिया है। तो पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई। अब ये जो बाहर माइनस है, तो ये अंदर क्या हो जाएगा, ये अंदर प्लस हो जाएगा। इसी स्टेप पे प्लस कर दूं, इसी स्टेप पे प्लस कर दूं, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 पी आई माइनस पी टी आ जाएगी। एंड दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, ये उस गैसियस फेज के लिए रिएक्शन है, इक्वेशन जो मैं लिखने जा रही हूं वो उसके लिए है जहां पे गैस मोनो एटॉमिक है, ए कन्वर्ट इनटू बी कन्वर्ट इनटू सी। क्योंकि बहुत चीजें इस चीज पर डिपेंड करती है कि रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे हो रखी है। क्लियर हो रही है बात, उसी हिसाब से आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ये हम आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बता चुके हैं, वहां पर भी बता चुके हैं। वहां पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप कंसीडर करते हो, वो बेटा यहाँ पर भी अप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर है। अब हम इक्वेशन लिखेंगे इसकी, तो K इज इक्वल टू क्या होगा, 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन फाइनल प्रेशर ऑफ ए। अगर आपको वैल्यू दे रखी है x की, अगर आपको दे रखी है इनिशियल प्रेशर पी की वैल्यू, तो आप K की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो या T की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। अगर नहीं दे रखी है, अगर आपको क्वेश्चन में टोटल प्रेशर दे रखा है, तब आप क्वेश्चन के लिए कौन सी इक्वेशन को लगाओगे, अब आप पीए की वैल्यू को, प्रेशर की वैल्यू को, आप पीए की वैल्यू को यहां पुट करने वाले हो। एट टाइम टी पर पीए की वैल्यू को आप क्या करने वाले हो, यहां पुट करने वाले हो। ठीक है, इसको मैं अभी पीए लिख देती हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पीए पी आई माइनस एक्स है। अगर आपको खाली पीए दे रखा है तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, लेकिन अगर आपको टोटल प्रेशर की कंटेक्स्ट में दे रखी है वैल्यू, तो आप क्या करोगे, पीए की जगह जो अभी हमने वैल्यू निकाली है, दिस वैल्यू, उसको यहां लिखेंगे पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। दिस विल बी द इक्वेशन जो आप यूज करोगे जब आपके पास गैसियस फेज में रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, तब आप रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ऐसे निकाल सकते हैं। जो भी चाहिए आप निकाल सकते हैं, अगर आपको के निकालना है, पीटी निकालना है, या पीआई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जो भी वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से निकालेंगे। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर इक्वेशन इस तरह से बैलेंस कर रखी है, मोनोएटॉमिक गैस है, तभी ये रिएक्शन, तभी ये इक्वेशन फॉलो होगी। जैसे ही रिएक्शन, जैसे ही आपकी इक्वेशन चेंज होती है, ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जनरली आपको इस तरह के क्वेश्चन ही दिए होते हैं जहां पर मोनोएटॉमिक गैस डिसोसिएट हो रही होती है और इस तरह से आपकी इक्वेशन आती है। तो आपको ये इक्वेशन लर्न करनी है। तो हम अगर गैसियस फेज में यूज कर रहे हैं बेटा, तो वहां पर पार्शियल प्रेशर लेंगे, और अगर आप एक्वस फेज में यूज कर रहे हो तो वहां पर आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लोगे। ठीक है, तो ये बात की हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की।
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को कंप्लीट करने के बाद एक और टॉपिक, एक और चीज आती है हमारे दिमाग में जो हम पढ़ते हैं अपनी बुक में, दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो नाम से ये समझ में आ रहा है कि वो पूरी तरह से फर्स्ट ऑर्डर नहीं होंगी। स्यूडो मतलब झूठ मूठ की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमें ऐसा फील होगा या तो वो किसी और ऑर्डर की होंगी और वो फर्स्ट ऑर्डर की हमें फील हो रही होंगी। तो चलो देखते हैं, लिखिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर जो रेट होता है उनका अगर आप एक्सप्रेशन लिखो, रेट लो एक्सप्रेशन लिखो, RLE लिखो, तो जो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसकी पावर 1 होती है ना। दिस इज द रेट लो एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसे कहते हैं हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इनकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले। These are the reaction, लिखें these are the reaction that appear to be second order, जो हमें देखने में, जब हम पहली बार उनको देख रहे हैं, जब हम उनको समझ रहे हैं, जब हम उनको लिख रहे हैं, तो हमको लगती है कि वो सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि वहां पर हमें दो रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। लेकिन जब रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं हम उसका, तो वो हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दिखाई देती है, ठीक है। तो लिखे these are the reaction that appear to be second order, that appear to be second order in nature but are approximated as a first order reaction, but are approximated as a first order reaction। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इस तरह की रिएक्शन में, इस तरह की रिएक्शन में पहली बार में हम जब इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं दो रिएक्टेंट हैं, इट मे बी सेकंड ऑर्डर, है ना। हम जो जब इसको सोचते हैं तो हमें लगता है कि सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए, हमें देख के ऐसी लग रही है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा होता है, एक रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है या जो एक रिएक्टेंट होता है बेटा, वो एक्सिस में होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब कोई रिएक्टेंट एक्सिस में होता है तो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज होता है वो हम कंसीडर नहीं करते, तो सिर्फ हम एक ही का चेंज कंसीडर करेंगे। तो जब हम एक ही का चेंज कंसीडर करेंगे तो इट विल बी बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या ये बात समझ में आई? हमें पहली बार देखने पर ये लग रहा था कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो ए और बी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि बी की कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस में है, उसी कॉन्सेंट्रेशन की चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम सिर्फ ये देखेंगे कि सिर्फ ए की कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब केवल एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जो रिएक्शन देखने में सेकंड ऑर्डर की लगे लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करे, उसको हम सेकंड ऑर्डर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके दो एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में हैं, एक है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर और दूसरा है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये वाली रिएक्शन ना, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये तो बेटा हमें ना कई जगह मिलने वाली है, ऑर्गेनिक में मिलेगी ये हमें रिएक्शन, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। कौन सा एस्टर ले रहे हैं? इथाइल एसीटेट ले रहे हैं हम। इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, और ये जो हाइड्रोलाइसिस होता है बेटा एसिडिक कंडीशन में होता है ना। H2SO4 डालते हैं थोड़ा सा रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, एसिडिक कंडीशन में होता है। तो क्या होता है ये, मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे उस वाली रिएक्शन को भी लिखना है, यहाँ समझाते हैं आपको। H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आपने लिखा तो आपको मिलता है यहाँ पे CH3COOH प्लस C2H5OH। आपको एक एस्टर मिलता है और एक आपको एल्कोहल मिलता है। तो इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट यूज हो रहे होते हैं, लेकिन जो वाटर है ना बेटा वो एक्सिस में है, इसलिए जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं इसका रेट लिखूं, रिएक्शन का रेट लिखूं, तो रेट विल बी के CH3COOC2H5। केवल और केवल एस्टर के कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है।
इसको बुक में ना एक तरीके से और लिखा हुआ है, मैं जरा आपको समझाती हूँ। वहां पे क्या कहा है कि रेट एक्सपेक्टेड रेट लॉ एक्सप्रेशन विल बी दिस, एक्सपेक्टेड रेट लॉ एक्सप्रेशन विल बी दिस, लेकिन जो रेट है रिएक्शन का, जो एक्चुअल जो रेट है रिएक्शन का, दिस वन इज एक्सपेक्टेड, एक्चुअल विल बी दिस, एक्चुअल विल बी दिस। एक्चुअली डिपेंड करेगा सिर्फ एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, जहां पर जो K है, K इज अ कांस्टेंट, K इज अ कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू इज इक्वल टू K डैश H2। ये एक्सिस में है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसको हमने क्या मान लिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज को हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। दिस इज द रेट लॉ, एक्चुअल रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को देखते हैं। केन शुगर C12H22O11, यहां पर भी वाटर को जब डाला जाता है एसिडिक कंडीशन के अंदर, तो जो ये बेटा केन शुगर यानी कि जो सुक्रोज है, दिस इज सुक्रोज। इन्वर्जन क्यों कहते हैं ये मैं बायोमोलिक्यूल में डिटेल में समझाऊंगी, इन्वर्ट इसको शुगर भी कहते हैं, ये बायोमोलिक्यूल में अभी समझाऊंगी आपको। आप इसको हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर भी लिख सकते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी लिख सकते हैं। इन्वर्जन का मतलब बिल्कुल पक्का बायोमोलिक्यूल में समझाया जाएगा, अभी यहाँ समझे। सुक्रोज टूट जाएगा C6H12O6 यानी कि एक ग्लूकोज की यूनिट में और एक फ्रक्टोज की यूनिट में। मैम फॉर्मूला सेम लिखा है, बिल्कुल बेटा फॉर्मूला सेम ही होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। इट इज ग्लूकोज एंड दिस इज द फ्रक्टोज, राइट। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो यहां पर भी जो H2O होता है बेटा एक्सिस में होता है, इसका जो एक्सप्रेशन आना चाहिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो एक्सपेक्टेड है, दिस वन, कि भैया इस पर भी डिपेंड करेगा, सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन पर भी और वाटर की। लेकिन वाटर क्या है हमारे पास एक्सिस में है, वाटर क्या है हमारे पास एक्सिस में है, तो हमारा रेट किस पर डिपेंड करेगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, ये होने वाला है, क्योंकि 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 K डैश H2O इज इक्वल टू K, दिस इज द कांस्टेंट, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा। तो ये दो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के। तो हमने बहुत छोटा सा ही चीजें आज डिस्कस करी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, नहीं तो आपने देखी होंगे मेरे लेक्चर बहुत लंबे होते हैं और आप लोग कई बार कहते भी हो कि मैम इतने लंबे आप वीडियो बनाती हो, तो इस बार थोड़ा छोटा बना रही हूँ। आपको इसमें क्या मिलेगा, एक आप गैसियस फेज इक्वेशन को कैसे आपको निकालना है, न्यूमेरिकल कैसे करने हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, और एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इस चैप्टर को हम खत्म करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में अब छोटी सी चीज बची है। एक तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा रिएक्शन का रेट है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। मैंने फैक्टर आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं कि ये रिएक्टेंट की नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। तो हमारी टेम्परेचर और कैटलिस्ट की डिपेंडेंसी रह गई है, सिर्फ यही रह गया इस चैप्टर में, और उसे हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।